हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अतीत का भार से। ठीक है, अहमदनगर का किला पहला चैप्टर आपकी भारत की खोज पुस्तक से। ठीक है, तो दूसरे जेलों की तरह ही जवाहरलाल नेहरू यहाँ भी बागवानी शुरू कर देते हैं। वह हर रोज़ घंटों घंटे ये फूलों की क्यारियाँ बनाने में बिता देते हैं। वह अपना समय महत्वपूर्ण कार्य करके ही बिताते थे, उनको वेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, मिट्टी खराब थी, पथरीली और पुराने मलबों और अवशेषों से भरी हुई थी। ये जो जेल की मिट्टी है ये बहुत ख़राब थी और पुराने चीज़ों से भरी हुई थी, अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसमें कई युद्ध और महलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। तो चूँकि ये इतिहास स्थल है, मतलब इतिहास में यह किला मौजूद था, तो इसने कई युद्ध देखे हैं, इस किले ने कई युद्ध देखे हैं और इसने महलों पर बनाई और रची गई षड्यंत्र भी देखी है। ठीक है, यहाँ का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। जो अहमदनगर का किला है इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है और ना ही कोई विशेष अहमियत है इस ऐतिहासिक स्थल की। मतलब कोई भी घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत नहीं है। मतलब कोई भी विशिष्ट घटना इस महल में नहीं घटी है। पर इससे जुड़ा एक घटना आज भी याद की जाती है। ठीक है, तो इस अहमदनगर पर एक घटना याद अभी भी किया जाता है। किसका घटना? चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला का घटना। ठीक है, चांद बीबी के बारे में आपने कभी पढ़ा ही होगा। चांद बीबी एक बहुत ही सुंदर महिला थी जिसके साहस और पराक्रम ने हमें बहुत प्रेरित किया। ये एक साहसी महिला थी जिन्होंने अपने हाथों पर तलवार लिया और अपने सेना को नेतृत्व किया इस अहमदनगर के किले की सुरक्षा में। किसके विरुद्ध? अकबर की शाही सेना के विरुद्ध। ठीक है, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। मतलब ये जब खुदाई कर रहे थे तो उन्हें प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले, इमारतें मिली। फिर हम इमारतों के ऊपरी हिस्से उन्हें मिले। अब बहुत दूर नहीं जा सके, मतलब उनका जो खुदाई का काम है वो जारी नहीं रख सके। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें खुदाई के लिए मंजूरी मिली अधिकारियों से। मतलब कोई काम अगर आपको करना होगा ना जेल में, तो उसके लिए अधिकारियों की सहमति या फिर मंजूरी चाहिए। तो उनको ना अधिकारियों की मंजूरी मिली और ना ही उनके पास कोई अच्छे औजार थे, साधन थे इस काम को चलाने में। ठीक है, तो अब उन्होंने कुदाल छोड़कर हाथों में कलम उठा लिया। ठीक है, मैं आपको ये सब शॉर्ट्स में बता रही हूँ, मतलब यही लिखा हुआ है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि मूल भाव क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए उन्होंने हाथ में कलम तो उठा लिया, तो अभी कलम उठा लिया ऐसे ही कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना। तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे, वर्तमान, भविष्य या फिर भूतकाल। ठीक है, या फिर अतीत कह सकते हैं। तो वर्तमान वो कैसे लिखते? वो नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अभी आज़ाद नहीं थे। वो चूँकि जेल में थे तो वह वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उनको उसकी खबर कैसे लग सकती है? तो वो वर्तमान के बारे में नहीं लिख सकते। दूसरा क्या है? ना तो वे भगवान द्वारा भेजे गए दूत थे कि वह भविष्य को भाप कर लिख सकते थे, तो वह भविष्य को भी नहीं लिख सकते थे। बचा क्या? बचा अतीत। ठीक है, तो बचा रहता है अतीत। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह, मतलब देखिए इधर बोला गया है कि अतीत बचा, भूतकाल के बारे में वह लिख सकते हैं, लेकिन वो ये जो पास्ट है, ये जो अतीत है, इसको इतिहासकार की तरह जो वो लोग जो एकदम डिज़ायरफुल्ली लिखते हैं, एकदम बहुत सुंदर से लिखते हैं। ठीक है, उस तरह से वो जो विद्वत्तापूर्ण तरीके से लिखते हैं वो ऐसा नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो वो नॉर्मल
एकदम सरल भाषा में लिख सकते थे। तो मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उनके बारे में कुछ लिख सकता हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो इतिहासकार की तरह अच्छे से नहीं लिख सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये संकल्प लिया कि वह इतिहासकार की तरह नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने सरल भाषा में या सरल शब्दों में भारत के इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़कर उसे लिखना प्रारंभ किया। तो गेटे ने कहा, गेटे एक आदमी है, तो गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब ये जो सरल शब्दों में हम लोग जो इतिहास को अगर लिखे तो वो क्या है, वो इतिहासकार की तरह जो लिखे गए हार्ड जो वर्ड्स है या जो कंटेंट है बहुत डीप हमें जाना होता है। तो अगर हम सरल शब्दों में उसी को देखें तो वो हमारी इतिहास के भारी बोझ को एक सीमा तक राहत दिलाता है। ठीक है।